हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पेपर मस्त हुआ होगा, बढ़िया हुआ होगा। दोस्तों, हम अभी इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 बॉटनी का पेपर सेकंड और उसके क्या पॉसिबल आंसर है एज पर माय बेस्ट ऑफ नॉलेज। फाइनल आंसर्स क्या होंगे दैट दिस वुड बी डिसाइडेड बाय आरपीएससी। ओके। अगर आपको किसी आंसर में कोई कंफ्यूजन लगे, डाउट लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। दोस्तों, पहले हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के। आई थिंक प्लांट फिजियोलॉजी वाज़ कंपैरेटिवली ईज़ी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। उम्मीद करता हूँ आपकी भी अच्छी हुई। क्वेश्चन है कि वुडन ब्लॉक, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है कि वुडन लॉक इंसिडेंट इन रॉक causes its breaking during rainy season. It is due to development of बारिश के अंदर लकड़ी गीली हो, रॉक टूट जाती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों इम्बिबेशन प्रेशर। वाटर इम्बाइब होती है, लकड़ी स्वेल होती है, जिससे रॉक को तोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है? तो डायरेक्टली है, वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हायर वाटर पोटेंशियल टू अ लोअर वाटर पोटेंशियल। हायर वाटर पोटेंशियल वहां पर होगा जहां पर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होगी। लोअर वाटर पोटेंशियल या नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल वहां होगा जहां सॉल्यूट पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो आंसर इसका क्या हो गया फ्रेंड्स? थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सेल द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर। प्रेशर पोटेंशियल भी 10 एटमॉस्फेयर दे रखा है। आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस द सेल बिकम पार्शियली टर्जिड एंड फाइनली कंप्लीट टर्जिड। एट दिस स्टेज, कंप्लीटली टर्जिड स्टेट पर डीपीडी की वैल्यू क्या होगी? तो डीपीडी की वैल्यू यू ऑल नो दैट विल बी एन ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस द टर्जिड प्रेशर, और ओपीडी में से आपने डीपीडी ओपीडी में से टीपी को माइनस किया, 10 में से 10, आंसर क्या आ गया? 0। तो इसका आंसर होना चाहिए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज बेसिकली फ्रॉम अगेन वाटर के मूवमेंट से क्वेश्चन है। बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो गया? एक्सोस्मोसिस होगी, फिर प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, फिर दोस्तों टेम्पररी, एंड फाइनली यहाँ पर क्या होगी? परमानेंट विल्टिंग देखने को मिलती। तो जब वाटर, जब प्लांट विल्ट होता है, तो वाटर सबसे पहले बाहर की तरफ रिमूव होगा, जिसे एक्सोस्मोसिस कहा जाएगा। कंप्लीटली अग इसी तरह की चीजें होती रहेगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटैच हो जाएगी सेल वॉल से, जिसे प्लाज्मोलाइसिस कहा जाएगा। फिर टेम्पररी विल्टिंग हो सकती है एंड फाइनली वहां पर परमानेंट विल्टिंग है वह देखने को मिल सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया मैच करना। तो ये तो आपने मैच डेफिनेटली कर लिया होगा। अब देखो इसको कैसे मैच कर सकते हैं कि पल्सेशन थ्योरी किसने दी थी? तो पल्सेशन थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय, आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस इट कुड बी पल्सेशन थ्योरी। अगर बात करें तो सेकंड से मैच कर लेते हैं, चलो जेसी बोस, ये हम से मैच कर लिया। फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस ने दी है, तो मास फ्लो हाइपोथेसिस आप मुझ से मैच कर सकते हैं, इससे मैच कर सकते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस मुझ से। फिर अगला स्टेटमेंट है ट्रांसलेशन कोहेजन पुल। ये तो आप गलत कर नहीं सकते कि डिक्सन एंड चॉली की बात है। फिर रिले पंप थ्योरी, ये गोल्ड वेस्ट की होगी, और इन सब के हिसाब से बेस्ट मैच क्या हो गया इनके हिसाब से दोस्तों? थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, वन और थर्ड ना। रुको वापस एक बार चेक कर लेते हैं। इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? पहले का सेकंड, दूसरे का थ्री, तीसरे का फोर, डी का वन, यानी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है व्हेन अ सेल इज फुली फ्लैसिड, पूरा पिच का हुआ है, तो उस दौरान कौन सी चीज जीरो होगी? तो टर्गर प्रेशर जीरो होगा, क्योंकि टर्गर प्रेशर तब होता है जब सेल टर्जिड हो। जब टर्जिड ही नहीं है तो उस कंडीशन में टर्गर प्रेशर है वह जीरो होगा। टर्गर प्रेशर क्या है? इट इज अ प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड बाय द टोनोप्लास्ट ऑन टू द सेल वॉल। देन अगला क्वेश्चन देखें आप, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या सीक्वेंस सही है?
असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डीपीडी, कम से ज़्यादा डीपीडी की तरह। तो इनमें से ऑब्वियसली रूट हेयर की डीपीडी सबसे कम होगी, उसके बाद कॉर्टिकल सेल आ जाएगा और सबसे ज़्यादा डीपीडी इसकी ज़्यादा होगी मेसोफिल सेल की, यानी मेसोफिल सेल का भी कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन है कोएंजाइम क्या है? तो कोएंजाइम इज़ एन ऑर्गेनिक पार्ट व्हिच एसोसिएटेड विथ एन एंजाइम। इनमें से ऑप्शन क्या हो सकता है? एक विटामिन, जनरली वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जो एंजाइम का असिस्टेंट का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखें, कैपिटल ट्रांसफरेज एक्टिविटी राइबोसोम में पाई जाती है कहाँ पर? अगर प्रोकैरियोटिक सिस्टम में बात करें तो 50s सब यूनिट में, लार्ज सब यूनिट में, और लार्ज सब यूनिट में भी रोल कौन प्ले करता है? गिवन चॉइसेस में से 23s आरआर में, जो कहाँ पाया जाता है? 50s सब यूनिट के अंदर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट that enhance the chemical reaction in a living organisms. Which of the following is true regarding the enzyme activity? ये बात बिल्कुल सही है कि एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए, इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड हो गया। ये तो आप डेफिनेटली आपने नहीं किया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखें एक बार। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलाइजिंग द फूड रिजर्व इन कैस्टर सीड। कैस्टर सीड्स में क्या कि लिपिड्स बहुत ज्यादा होते हैं, और लिपिड्स या फैट्स को अगर आपको डिग्रेड करना है तो एंजाइम क्या चाहिए बच्चों? लाइपेज चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बेसिकली उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और उसको समझाया जा सकता है थ्रू अ डोनेट इक्विलिब्रियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ शुगर फ्रॉम सीव एलिमेंट टू रिसीवर सेल ऑफ सिंक, है ना? अगर सिर्फ अपलोडिंग की बात की जाती सीव एलिमेंट में तो उसे फ्लोएम लोडिंग कहते हैं। सिंक तक पहुंचाना है तो उसके लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे? फ्लोएम अनलोडिंग। आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस द बेस्ट ऑप्शन कुड बी फ्लोएम अनलोडिंग, ताकि सिंक तक शुगर को या फोटोसिंथेटिक मटेरियल को पहुंचाया जा सके। Which enzyme was first used to obtain, which was first to be obtained in a crystalline form? तो जैक बीन आपको पता है ना, यूरिएस। बिल्कुल, ये आप कल डेफिनेटली किया नहीं होगा क्योंकि तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में सिमिलर मॉलिक्यूलर कॉम्पेटिबिलिटी होती है और हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि ये कंसंट्रेशन एंजाइम की कम करता है। नहीं, एंजाइम की कम नहीं करता है। बेसिकली compete करता है सबस्ट्रेट के साथ ताकि वहां बाइंड हो सके। अगला क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है। फर्स्ट आर्टिफिशियल एंजाइम आरएनएज ए तो 1971 में सिंथेसाइज किसने किया था? इट वाज गुडे एंड मॉरिफिल्ड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो। एन एंजाइम एक्सट्रैक्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट इनटू टू फ्रैक्शंस ईच कैटलाइजिंग द सेम रिएक्शंस। दीज फ्रैक्शंस आर, यानी एक ही एंजाइम की अल्टरनेटिव फॉर्म जो डिफरेंट तरीके के रिएक्शंस, जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट चार्ज हो सकता है लेकिन सिमिलर रिएक्शन कैटलाइज करती है, ऐसे एंजाइम को क्या कहता है? आइसोएंजाइम। और आइसोएंजाइम की तो डायरेक्ट डेफिनेशन भी है ना, इलेक्ट्रोफोरेटिक वेरिएंट ऑफ सेम एंजाइम। इनमें से कौन कोएंजाइम है? तो कोएंजाइम कौन से हैं? तो ऑर्गेनिक वाले पकड़ लो। आयरन हो नहीं सकता पहले ऑप्शन में। दूसरे में सब चीजें हो सकती है, एटीपी भी हो सकता है, एनएडी भी हो सकता है और टीपीपी भी हो सकता है। तीसरे में अमाइलेज, तो ये प्रोटीन हो गया, वो तो एंजाइम हो गया। चौथे में दो फेरस कॉपर वापस हो नहीं सकते। अगला स्टेटमेंट देखो, कहा है कि इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर टू फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 को कौन देगा? तो प्लास्टोसाइनिन देगा। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है ना? फोटोसिस्टम सेकंड से लेता कौन? तो क्विनोन, प्लास्टोक्विनोन लेता है। फोटोसिस्टम 1 को देता कौन है? प्लास्टोसाइनिन देता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है? ये तो डायरेक्ट है, C55 H72, है ना, O4, है ना, O5N4Mg। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा हो आपको? ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन थर्ड। अगर यही क्लोरोफिल बी होता तो फिर आंसर में थोड़ा सा 72 की जगह हाइड्रोजन 70 लिखते और NO5 की जगह O6 लिखते। ठीक है, चलो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं कि सबमर्ज्ड प्लांट, पानी में जो मर्ज्ड प्लांट है उनको कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते सबमर्ज्ड प्लांट में, बिल्कुल ये बात भी सही है।
दोनों ही सही है, पर क्योंकि स्टोमेटा नहीं होते इसलिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं, ये बात गलत है क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होती ही कम है। तो आंसर इसका हो गया कि भई बोथ एस ए एंड आर ट्रू, बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बच्चों नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कहा गया चेक चेकिंग ऑफ एन एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट पर बाइंड हो रहा है तो फिर तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया ना। किसी और जगह पर बाइंड होता है फिर उसे नॉन कॉम्पिटिटिव एलोस्टेट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लांट मेनली यूटिलाइज रेड एंड ब्लू लाइट रीजन ऑफ अ विजिबल लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये सबसे पहले किसने कंक्लूड किया था? तो दिस वाज बेसिकली कंक्लूडेड बाय, आपको पता ना एक्सपेरिमेंट टी डब्ल्यू एंगलमैन का, जिसमें प्रिज्म है और एक तरफ रेड लाइट एक ब्लू लाइट, और तो डायरेक्ट आंसर हो गया टी डब्ल्यू एंगलमैन। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट ऑब्वियसली सी3 प्लांट्स के लिए ज्यादा होगा, सी4 प्लांट के लिए कम होगा क्योंकि सी3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो इट इज हाई इन सी3 प्लांट एंड लोअर इन सी4 प्लांट। अगला क्वेश्चन भी देखो डायरेक्ट सा लग रहा है मुझे, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज्ड पर फोटोन ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज क्वांटम यील्ड। तो डायरेक्ट क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन हो गई। अगला क्वेश्चन देखें, ये इक्वेशन दे रखी है और कहा इसमें H2A क्या रिप्रेजेंट करता है। H2A इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। ठीक है, H2A का काम क्या है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखने वाला था कि प्रोटोकॉर क्लोरोफिल क्लोरोफिल से कैसे वेरी करता है कि उसमें क्या चीज मिसिंग है। तो दो हाइड्रोजन एटम वन ऑफ द पायरोल रिंग के अंदर कम होते हैं, तो ऐसा आंसर कौन सा है? ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो फैकल्टेटिव, यानी जो सी3 और कैम दोनों मैकेनिज्म दिखा सकते हैं, तो डायरेक्ट याद है, कई जनों ने याद ही रखा, मीजम ब्राइगम क्राइस्टलम, है ना। तो ये तो काफी कॉमन है, मीजन ब्राइथमम क्राइस्टलम का, कई बार पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है? ये तो पता ही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट है, एंजाइम का नाम है नाइट्रोजीनेज। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी, द फर्स्ट यूकैरियोटिक एग्जांपल ऑफ टू कंपोनेंट सिग्नल ट्रांसलेशन, है ना। तो फर्स्ट यूकैरियोटिक एग्जांपल ऑफ टू कंपोनेंट सिग्नल ट्रांसलेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो दैट वाज इथाइलिन ना, रिसेप्ट इथाइलिन के अंदर ही हम देख सकते हैं कि इट वाज फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड कि बैक्टीरिया में नहीं, इवन प्लांट सिस्टम में भी टू कंपोनेंट सिस्टम है वो देखने को मिलता है। देन अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्शन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस है फ्रॉम फैट टू कार्बोहाइड्रेट व्हिच अकर्स इन अ प्लांट बाय अ साइकिल रेफर्ड टू एज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। फॉर दिस देयर आर स्पेशल ऑर्गेनेल्स जिन्हें ग्लाइऑक्सिसोम्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर इन, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा फैटी एसिड का? डायरेक्ट है, तो प्लांट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो पर ऑक्सीजोम होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आंसर माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है क्योंकि ऐसा मेंशन तो नहीं कर रखा है कि एनिमल में बात कर रहे हैं या प्लांट में बात कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बॉटनी यू विल चूज द पेरोक्सोम, अदरवाइज माय एनिमल्स में इट आल्सो अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच नहीं है? तो मिशेल ने तो बेसिकली एटीपी सिंथेसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात की है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात की है, तो मास फ्लो हाइपोथेसिस तो मुंच वाली बात होगी, तो पहला ही सही ढंग से मैच नहीं है, बाकी सारी चीजें मैच है। फिर कहा है कि विच अमीनो एसिड इज वन ऑफ द एंट्री पॉइंट फॉर अमोनिया एसिमिलेशन इनटू अमीनो एसिड, तो याद ही होगा, अल्फा कीटोन ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूटामेट से वापस ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूटामीन वापस ग्लूटामेट, जीएस गूगेट पाथवे पूरी तरीके से याद होगा। तो एंट्री पॉइंट क्या होता है बच्चों? ग्लूटामेट वाला होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, N2 को दो अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें क्या कहता है? डाई एजोट्रॉप्स। ये भी आपने गलत नहीं किया होगा। टू पाथवेज फॉर अमोनिया एसिमिलेशन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन वापस आ गया, ग्लूटामीन ऑक्सोग्लूट्रेट अमीनो ट्रांसफरेज पाथवे दैट इज गोगेट फॉलोड बाय अ ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज पाथवे, ताकि ग्लूटामेट को वापस अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट किया जा सके। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर इसमें छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर इन सिग्नल ट्रांसडक्शन? तो कैल्शियम आयन है, साइक्लिक एएमपी है, माइटोजन एक्टिवेटेड
हाइड्रोजन एक्टिवेटेड जो प्रोटीन काइनेसिस है वह सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। डाइसल्फोस्फोल वापस सेकेंडरी मैसेंजर है। अगला क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रैंकिया किसके साथ करता है? फ्रैंकिया आपको पता ही है, एलनस या नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ करता है। तो आंसर क्या हो गया? एलनस हो गया। सुस्बानिया, पेरिस्पोनिया, एजोलेनामिना ये तो आंसर हो नहीं सकते थे। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन कन्वर्शन ऑफ फैट इनटू सुक्रोज, तो फैट को सुक्रोज में कन्वर्ट करनी पहले ग्लाइकोजेनेस साइकिल चलानी पड़ेगी, तो ग्लाइकोजेनेस के लिए पहले ग्लाइकोसोम, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पायरुवेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉस्फोनिल पायरुवेट में, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, और फाइनली हमारे पास फॉस्फोनिल पायरुवेट बन गया, उससे पूरा ग्लूकोज और सुक्रोज बनाना वो कहाँ पर होगा? साइटोसोल में। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज, ये तो R³ की वैल्यू सबको याद है, कार्बन डाइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन, ये तो गलत नहीं किया होगा आपने, है ना? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे is appropriately termed as anabolic, catabolic, amphibolic. तो amphibolic would be more appropriate, है ना? amphibolic would be more appropriate क्योंकि अगर एनर्जी एटीपी वगैरह ज्यादा है तो ये एनाबॉलिक पाथवे से काम करता है। एटीपी एनएडीएच की कमी है तो उस कंडीशन में सेम वुड ऑपरेट एज अ कैटाबॉलिक पाथवे। बेस्ट एग्जांपल टीसी साइकिल पढ़ते ही हम। अगला क्वेश्चन है कि लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या किसे कहा जाता है? तो लाइट की वह इंटेंसिटी जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जितना फिक्स होता है उतना वापस रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दैट वुड बी रेफर्ड टू एज कंपनसेशन पॉइंट। तो इसके हिसाब से हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फिर अगला, लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इन रेस्पिरेशन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पता है तो आप आराम से पता कर सकते हो कि लास्ट फाइनली टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है? दैट इज बेसिकली एन ऑक्सीजन। तो इस ये गलती आपने की नहीं होगी। अगला, विच वन इज अ इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट आप चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करो तो कर सकते हो, अनकपलर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को रोक सकते हैं। अब इसमें क्या है कि दोस्तों साइनाइड कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल अनकपलर है, अमीनो एसिड नहीं करते, एजाइड वापस करता है, तो ये आंसर में 1, 2 या 4 में से कुछ भी दिया तो सही होना चाहिए। हालाँकि मोर एक्यूरेटली तो 2 लॉजिकली ज़्यादा सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को नहीं कर रोकता है बल्कि अनकपलिंग को रोकता है, और अनकपलिंग को रोकते ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रुक जाता है। लेकिन लॉजिकली आंसर 1, 2, 4 सभी होने चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ये तो आपको पता ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसे बनेगा। तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन चेन का NH और C डबल बॉन्ड O इन्वॉल्व होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन की बात करो आप, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो दोनों में आप देखेंगे साइटोक्रोम्स होते ही हैं, उधर साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम C, इधर तरफ साइटोक्रोम B6F, तो साइटोक्रोम आर कॉमन इन बोथ द केसेस। अगला क्वेश्चन है, सक्युलेंट प्लांट RQ वैल्यू, तो RQ वैल्यू CO2/O2 होता है। जब वो CO2 को रिली रात के वक़्त स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वहाँ पर RQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कौन-कौन है? सिट्रिक एसिड है, एसिट्रिक एसिड, ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड है। ये 3 एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड रिएजेंट जो सीड वायबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वैसे पता है जिसे हम इनमें से ऑप्शन क्या है? 2, 3, 5 ट्राइफिनाइल टेट्राज़ोलियम क्लोराइड, TDZ आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल पायरुविक एसिड इज फर्स्ट कन्वर्ट टू एसिटाल्डिहाइड बाय व्हिच एंजाइम? ऑब्वियसली पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, है ना? और फिर अगली स्टेप में अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज काम करता है। अगला स्टेप है, सेलुलर रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टर्मिनल ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा साइटोक्रोम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है? तो साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम A3, फिर ऑक्सीजन आता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? साइटोक्रोम A3। अगला स्टेटमेंट देखो, कन्वर्शन ऑफ फैट इनटू शुगर इन प्लांट्स अकर थ्रू, तो एक वापस रिपीट क्वेश्चन एक तरीके से, ग्लाइऑक्सिसोम, क्योंकि वहीं पर साइकिल चलती है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है। अगला है, फ्लावरिंग इन डे न्यूट्रल, डे न्यूट्रल जिनको लाइट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रिगार्डलेस ऑफ फोटो पीरियड, ज्यादा लाइट दो कम लाइट दो वो फ्लावरिंग करेंगे ही करेंगे, है ना? तो उन्हें कहते हैं डे न्यूट्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग molecules does not help in the mitigating abiotic stress in plant, तो बेसिकली
है ना? विक्टोरिन बेसिकली बायोटिक स्ट्रेस में इन्वॉल्वड है, फंगल टॉक्सिन्स हैं, इसका अबायोटिक स्ट्रेस में कोई रोल लेना-देना नहीं है और वैसे भी ये क्वेश्चन में एस क्यों लगाया पता नहीं एग्ज़ामिनर क्या कहना चाहता है? हो सकता है फिनोलिक्स को भी वो आंसर देना चाहता था, पर इसका आंसर बेस्ट हो सकता है दैट इज़ द विक्टोरिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन है? तो पैक्टिन होने से रहा, जिबरेलिन होने से रहा, लिग्निन होने से रहा, ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट है तो पीछे एक ही बचा दैट इज़ द ऑप्शन थर्ड दैट इज स्कोपोलिन। अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन देखो। जिबरलिक एसिड को क्रिस्टलाइज फॉर्म में सबसे पहले किसने ऑब्टेन किया? तो याद आ जाना चाहिए जिबरलिक एसिड होते ही जापानीज लोग याबूटे और या हायाची, है ना? तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। व्हेन प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू न्यू फ्लक्चुएटिंग पैटर्न ऑफ लाइट, अब है ना आपने लाइट थोड़ी जल्दी बाद में देनी शुरू कर दी, तो बायोलॉजी क्लॉक है अब अपने आप को रीसेट कर सकती है न्यू पैटर्न के हिसाब से। इसे ही तो एंटरटेनमेंट कहते हैं, एंट्रेनमेंट कहते हैं ना। दिस इज रेफर्ड टू एज एंट्रेनमेंट, दैट इज एन एडजस्टमेंट इन द बायोलॉजी क्लॉक अकॉर्डिंग टू चेंजेस एक्सटर्नल स्टिमुलस चेंजेस इन द लाइट पैटर्न। देन अगले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है बच्चों कि इनमें से कौन-सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो एब्सिलिक एसिड डोरमेंसी को ब्रेक थोड़ी करता है भाई, एब्सिलिक एसिड तो डोरमेंसी को मेंटेन करता है, बाकी सब सही थी। अगला पॉजिटिव फोटोट्रिज्म कब होता है? पॉजिटिव फोटोट्रिज्म के अंदर जो आपके पास जिधर की तरफ सन मिल रहा है, उधर की तरफ ग्रोथ है वह कम होगी और जो शेडेड वाला रीजन है उधर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी ताकि इधर की तरफ सन की तरफ बेंडिंग हो सके। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? मोर ऑन शेडेड साइड एंड लेस ऑन इल्यूमिनेटेड साइड, ये हमारा आंसर होना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू अल्कलॉइड? तो एफेड्रिन तो फिनोलिक्स हो गया, कैफीन होने से रहा, कैफीन बेसिकली एक प्यूरिन डेरिवेटिव हो गया, हॉर्डिनिन भी होगा नहीं, आंसर क्या होगा? निकोटीन, ना निकोशिया एनाटोबिकम से ऑब्टेन होने वाला। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट एलिसिटर? कौन सा प्लांट से ऑब्टेन नहीं होता? तो पैक्टिन प्लांट से है, सेलुलोज प्लांट से है, अर्गोस्टिरोल मेनली फंगस से पाया जाता है। तो बेसिकली अर्गोस्टेरोल एक एलिसिटर भी है और प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट नहीं है। काइटिन भी वैसे प्लांट डिराइव्ड नहीं है, तो अब इसका आंसर थर्ड तो है ही, फोर्थ भी हो सकता है क्योंकि काइटिन इज आल्सो प्रेजेंट इन द फंगल सिस्टम। ठीक है? अब देखो फाइनली क्या आंसर देते हैं, बट 1 एंड 2 नहीं हो सकता। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन एग्जांपल शोइंग एक्सेप्शनली लॉन्ग डोरमेंसी बिटवीन सीड? तो ये डायरेक्ट है, ल्यूपाइन लुपिनस है, जिसकी बहुत ज़्यादा डोरमेंसी 3 से 10 साल तक भी डोरमेंसी हो सकती है यहाँ पर। अ लिविंग कंटिन्यूम ऑफ सेल जो प्लाज्मोडेस्माटा से इधर से उधर कनेक्टेड होता है तो उसे दोस्तों सिम्प्लास्ट कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोबॉडीज? तो माइक्रोबॉडीज सिंगल मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेल्स हैं दैट इज पेरोक्सोम, ग्लाइओक्सिजोम, लाइसोम एटसेट्रा, इन्हें माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम एसिड विद अ रिपेयर ऑफ थायमिन डायमर, तो थायमिन डायमर को रिपेयर करने में सबसे पहले कौन करेगा? एंडोन्यूक्लियस काम करेगा, पैच को हटाएगा, फिर कोई पॉलीमरेज़ आएगा जो गैप को फिल करेगा और फाइनली लाइगेज़ आएगा जो कि सीलिंग करने का काम करेगा। यानी आंसर इसके हिसाब से ऑप्शन 1 हो जाएगा। व्हिच टाइप ऑफ डीएनए इज़ नोन टू हैव 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इन अ टर्न? तो ये बहुत डायरेक्ट सा बच्चों, तो 12 तो आपके पास ज़ेड फॉर्म ऑफ डीएनए में ही होता है। ए होता तो 11 होता, बी होता तो 10.5 होता। इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ईआर इज पुअरली डेवलप्ड, ऐसा होना चाहिए क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता कि ईआर सही ढंग से डेवलप हो सके। तो इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, है ना? इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? तो सिंगर निकोलसन, ये भी गलती आप करेंगे नहीं। फिर अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजन की बात देखिए कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया थॉट टू बी इवोल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, यस, रिकट्स या प्रोटोजोआ जैसे बैक्टीरिया से। इन दोनों ही बातें सही है, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन लैम्ब्रस क्रोमोसोम oocytes में मियोसिस पर जो अरेस्टेड है वहाँ पर देखा जा सकता है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मियोटिक बाइवेलेंट पर ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि डीएनए डैमेज मोस्टली इंड्यूस्ड बाय यूवी लाइट इज pyrimidine एंड thymidine डाइमर्स, वन ऑफ देम इज pyrimidine डाइमर। अगला क्वेश्चन
सैटेलाइट क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, इस तरीके से ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, जहाँ जिनको है ना, जैसे ह्यूमन का क्रोमोसोम 14, 15, 21, 22, 13 में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है। फिर अगला काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर कई सारी प्रोटीन की असेंबली है जो कि सेंट्रोमियर पर आकर जमती है ना, सेंट्रोसोम मत कर लेना, सेंट्रोमियर। अगला, इन विच पेयर ऑफ क्रोमोसोम वन एडिशनल क्रोमोसोम इज फाउंड इन डाउन सिंड्रोम? तो डाउन सिंड्रोम में जो एडिशनल बच्चों क्रोमोसोम पाया जाता है दैट इज 21st ना, बाकी तो आपको पता ही होगा, एडवर्ड, पटाउ, डाउन, क्लाइनफिल्टर सब पता होगा। आगे, न्यूक्लिक एसिड्स एक अनब्रांच लॉन्ग चेन पॉलीमर है किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो न्यूक्लियोटाइड सिर्फ आंसर होना चाहिए ओनली ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ट्राइपार्टिट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में सीन इन है ना, सीन इन पे ध्यान रखना है ना, सीन तो कहां पर दिखाई देता है? इन फॉर्म ऑफ काइस्मा, इट इज सीन इन द पैकाइटिन स्टेज। कहां पर, यानी कुल मिलाकर सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की गई है। तो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स कहां बनता है? तो जाइगोटिन होता है। कहां दिखाई देता है? तो पैकाइटिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है? तो मियोसिस फर्स्ट में तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, मियोसिस सेकंड के एनाफिल सेकंड के अंदर सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। यानी बेसिकली क्वेश्चन तो होना चाहिए कि क्रोमेटिड्स कब डिवाइड होते हैं? तो क्रोमेटिड डिवाइड होते हैं एनाफेज सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखो, नेम द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो रूडोल्फ वुर्चो कहते हैं ना, ओमनी सेलुला दी सेलुला, ये तो गड़बड़ किया नहीं होगा आपने। फिर इसके अंदर आपको मैच करना था बच्चों की, रैक बी सी डी की काम प्रोसेसिंग वगैरह है, रैक ए है वो ब्रांच स्ट्रैंड इन्वेजन भी कराता है, आर यू वी ए बी सी हॉलीडे जंक्शन बाइंड होकर ब्रांच माइग्रेशन कराता है, और एस एस बी है वो एंड पर जाकर बाइंड हो जाता है। इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड सटीक इनमें से हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया द ट्रांसफरिंग एलिमेंट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एज डीएनए है ना। तो किसने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की? तो ग्रिफिथ ने थी। किसने कहा कि डीएनए है? तो आपको याद होगा ना, एवरी, मैकलियोड और मैकार्थी और एक्समंड, जिन्होंने प्रूव किया कि बेसिकली ट्रांसफरिंग फैक्टर इज द डीएनए। अगला क्वेश्चन है कि a phenomenon when genetic material is released from one strand and it may be acquired by another stream without any kind of mediator, the process referred to as ट्रांसफॉर्मेशन। वायरस होता तो ट्रांसडक्शन कहते हैं। विच हु डिस्कवर्ड द जीन इंटरेक्शन बिटवीन द है ना। अच्छा, कॉम वाला एग्जांपल तो कोलोबरेटर जीन वाला है। कोलोबरेटर आपको बताइए, बैटसन और पुनीत का ये फेमस एग्जांपल। द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर्स इन मेंडेलियन क्रॉसेस आर कॉल्ड एज एलिलोमॉर्फ्स। क्या कहता है? एलिलोमॉर्फ या एलील्स शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। साइटोप्लाज्म मेल स्टेबिलिटी इज गवर्न्ड थ्रू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नहीं, गलत बात है। तो साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस है। द जीन रिस्पांसिबल फॉर साइटोप्लाज्म मेल स्टेबिलिटी आर लोकेटेड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कहेंगे? ए तो रॉन्ग है, आर है वह करेक्ट है। देन अगला क्वेश्चन वापस जेनेटिक्स से देखो, मैच करो। इनहिबिटर जीन 13 3 हो जाएगा, डुप्लीकेट जीन 15 1 हो जाएगा, पॉलीमरिक जीन इंटरेक्शन 9 6 1 हो जाएगा, रिसेसिव एपिस्टेसिस 9 3 4 हो जाएगा। इसके हिसाब से आप इसको बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, व्हेन द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो रिजेंबल्स इन F2 जनरेशन, यानी कुल मिलाकर फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1, कहां पर आता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखें कि the mapping unit centimorgan used in linkage map is equal to 1% frequency in, यानी 1 centimorgan is equal to 1% when you carry out a 2 point test cross है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए इनमें से? ऑप्शन टेस्ट क्रॉस। अगला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड 2 और फिर सेलेक्ट करो क्या बात सही है। तो कहा गया है इफ F1 प्लांट अगर आपने डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया तो सारे डोमिनेंट आएंगे, बिल्कुल डोमिनेंट ही आएंगे है ना। कि भैया आपने ए को ए के साथ किया तो सारे डोमिनेंट फिनोटाइप ही आएंगे। और दूसरे में कहा गया कि ए को आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करोगे तो डोमिनेंट फिनोटाइप भी आएंगे और रिसेसिव वाला फिनोटाइप भी आएगा। बिल्कुल सही बात है। और दूसरे को आप बैक क्रॉस भी कहते हैं। तो इसके हिसाब से सही कॉम्बिनेशन क्या हो गए? इन सब चीजों को ध्यान में रखते हो 1 3 एंड 7 है ना। 1 3 एंड 7 मतलब ऑप्शन सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन देखो, द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टोमेटो इज 24। कितने लिंकेज ग्रुप? तो लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। 24 का हैप्लोइड सेट हो गया 12। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 12।
अगला क्वेश्चन देखो, और ये भी मैच, सबसे दूर किसको रखना है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, तो बी, सी को सबसे दूर रखना है, डी और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसके अंदर है? तो ए और बी के बीच में, ठीक है। ए और बी के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ए और बी तो सबसे ज़्यादा दूर इसी ऑप्शन में है, ठीक है। ए और बी को सबसे दूर रखा जाना चाहिए और बी और सी को सबसे नज़दीक रखो, सी और डी को भी नज़दीक रखो, ये सारे कॉम्बिनेशन ऑप्शन 1 में ही मैच हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है, जिससे आप क्रोमोसोम के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, if the base sequence of strand DNA is CAT, ATG, CAT, GAC, तो उसका रिवर्स क्या होगा? तो रिवर्स तो बहुत सिंपल सा होगा ना, C के सामने G रख लो, A के सामने U रख लो, और T के सामने A रख दो, तो इस तरीके की सीक्वेंस कहाँ आएगी? वो सीक्वेंस को आप चूज़ कर लो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, G, सॉरी फोर्थ हो जाएगा, GUA आ जाएगा, GTA की जगह GUA, फिर UAG, इस तरह की सीक्वेंस बन जाएगी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिमूव्स नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इन रेप्लिकेटिंग डीएनए? तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करो या पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करो, रिमूव करने का काम तो कौन करता है? टोपोइसोमरेज ही काम करता है ना? अगला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट टाइम किसने, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज 1 को डिस्कवर किया था? हाउ मेनी कोडॉन्स वुड बी ऑब्टेन्ड बाय डबलेट कोडॉन सिस्टम? डबलेट होता तो 4:2 हो जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। ट्रिपलेट होता तो बच्चों हमारे पास 64 होता। अगला क्वेश्चन की बात करो, विच एंजाइम कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया? तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसका आंसर हो जाना चाहिए, इसमें कोई गलती होनी नहीं चाहिए। फिर क्वेश्चन में कहा गया द कोडॉन एयूजी इज द स्टार्ट कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन है, एम्बर तो होने से रहा, कोर होने से रहा, टर्मिनेशन होने से रहा। फिर राइबोसोम इन अ प्रोकैरियोटिक सेल बाइंड इट, तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट, एंड राइबोसोम बाइंडिंग साइट इज आल्सो रेफर्ड टू एज Stein-Diagonal सीक्वेंस। कोजेक स्कैनिंग हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू इनिशियल ऑफ ट्रांसलेशन, यूकैरियोटिक सिस्टम में आप जानते हैं कोजेक स्कैनिंग हाइपोथेसिस दी गई थी कि CCR AUGG सीक्वेंस होती है, वहां तक स्कैन करता हुआ राइबोसोम जाता है। फिर अ चेंज इन सिंगल अमीनो एसिड्स दैट रिजल्ट इन पॉइंट म्यूटेशन इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज मिससेंस, क्योंकि एक जगह पर बदलाव हुआ है तो मिससेंस हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट है। Initiation of polypeptide chain formation is always brought about at the site of codon. कोडिंग फॉर अमीनो एसिड, ये तो वापस वो ये वाली बात आ गई, वापस मिथ्योनिन से शुरू होता है, मिथ्योनिन या फॉर्मल मिथ्योनिन डिपेंडिंग ऑन प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सिस्टम। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इन द, इससे पहले कुछ छूट गया क्या? हाँ, इन द कंट्रोल ऑफ वाइल्ड टाइप लैक्टोज ऑपरेशन इफ ग्लूकोज इज एब्सेंट, अच्छी बात है, साइक्लिक ईएमपी ज्यादा होगा, और लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ज्यादा तेजी से चलेगा, तो साइक्लिक ईएमपी वुड बी हाई एंड ट्रांसक्रिप्शन विल अकर। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4 हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत ढूंढो। ये बात गलत है कि द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डिफरेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों के अंदर मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम होता है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। देन अगला कहा है विच प्लांट वाज यूज्ड बाय ह्यूगो de Vries फॉर डेवलपिंग म्यूटेशन थ्योरी, तो ऑनिथ्रा लेमार क्या ना, ये कौन भूल सकता है। अगला, according to Hardy-Weinberg law, gene and genotype frequency remain constant in a Mendelian population if there is no mutation, no migration, no drift, कुछ भी नहीं होना चाहिए, only what is allowed is reproduction। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन फोर्थ हो गया। A group of plants produced from a single plant through asexual reproduction is known as clone, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। The selection method for vegetative propagation is called as clonal selection, क्योंकि vegetative propagation वेरिएशन तो होने से रहा। The progeny of single homozygous self-pollinated plant would be true to the type, and that is referred to as pure line. The in vitro technique for haploid plant production from the anthers and pollen cultures was first demonstrated by Guo and Maheshwari. Abnormality that occurs during micropropagation by the use of plant tissue culture method include, तो क्यूटिकल डेवलपमेंट भी कम होता है, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस इवोल्व नहीं होती है, तो आंसर क्या हो गया? मिक्स ऑटोट्रॉपिक, कंप्लीट फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं होती, क्यूटिकल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हुआ होता है। देन एन एक्सप्लांट इज ट्रीटेड विथ थ्रू द डिसइंफेक्टेंट prior to placing in a culture, this is done by क्लोरेक्स, जो कि ब्लीच जैसा है,
या डिटर्जेंट, सोडियम हाइपोक्लोराइड का ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जिससे आप बेसिकली फंगल इन्फेक्शंस को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। Addition of which of the following substances is essential for the isolation and culture of protoplast to prevent their rupture? क्योंकि प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल तो रप्चर हो सकते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑस्मोटिकम चाहिए, है ना बच्चा? कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने एंजाइमेटिक मेथड को इस्तेमाल किया प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करने के लिए? तो कॉकिंग। अगर एंजाइमेटिक की बजाय मैकेनिकल पूछा तो फिर हम कर लिखते, कर, है ना? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टेजेस की बात करो तो ये तो कौन भूल सकता है। आप स्टार्ट किससे करोगे? सिंगल सेल से स्टार्ट करोगे, फिर आपके पास ग्लोबुलर ग्रुप ऑफ सेल्स आएँगे, फिर आपके पास ग्लोबुलर आएगा, फिर हर्ट आएगा, फिर टॉर्पेडो स्टेज आएगा, तो इसको तो आप गलत कर नहीं सकते, है ना? सिंगल सेल से स्टार्ट करो, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्लोबुलर स्टेज, हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड फाइनली द टॉर्पेडो शेप्ड एम्ब्रियो। इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ ऑब्वियसली सेल सस्पेंशन कल्चर, ताकि मीडियम जो सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स उनको आराम से आप ऑब्टेन कर पाएँ। द सेल टोटिपोटेंशियल प्लांट वाज फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली डेमोंस्ट्रेटेड बाय, तो दोनों ही रेनट और स्टीवर्ट दोनों ने कैरेट पर काम किया था, यूएस के कॉर्नल में शायद काम कर रहे थे। दोनों ने ही समकालीन समय में 1858 के आसपास उन्होंने शायद एग्जैक्टली ईयर देख लेना, बट रेनट एंड स्टीवर्ट दोनों ने बेसिकली टोटिपोटेंसी को प्रूव करने की कोशिश की। कंसेप्ट वगैरह हिब्बलैंड ने दिया था, बट प्रूवन यहाँ पर आकर हुई थी। Which of the following method of micropropagation does not help in increasing genetic diversity? क्लोनल प्रोपोगेशन करोगे तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे आएगी भाई? वहाँ तो सारे के सारे क्लोन्स ही बनेंगे। क्या है कि दोस्तों सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहाँ ज़्यादा देखने मिलता है? तो जब कभी भी आप डिफरेंटेड सेल को डी-डिफरेंशिएशन कराओगे, कैलस फॉर्मेशन कराओगे, फिर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कराओगे, प्लांट जनरेट करोगे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेरिएशंस आएगा। जहाँ डी-डिफरेंशिएशन इन्वॉल्वड है, वहाँ पर सोमा क्लोनल वेरिएशन चांसेस हमसे हमेशा ज़्यादा रहते हैं। कौन-सा कंपाउंड है जो रिलीज़ कराता है आयरन मीडियम के अंदर? तो सबको पता है ना? तो ईडीटी के साथ आयरन बाइंड रहता है, चिलेट करके रखता है, तो डाइसोडियम वाली फॉर्म है, जो इसके लिए यूज़ होती है। नॉकआउट जीन का मतलब होता है किसी जीन काम करने वाले जीन को हटा दो, उसके फंक्शन को इनएक्टिवेट कर दो, तो उसे हम जीन नॉकआउट कहते हैं। फिर कहा गया है कमिटी फॉर्म्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अप्रूवल करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो नाम से ही पता चला जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल कम्युनिटी जीईएसी, जो कि अप्रूव करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन था। बैसिलस thuringiensis से कौन-सा जीन इस्तेमाल किया गया था? ये भी बहुत डायरेक्ट सा है ना, कि क्राई 1A सी, 2C आपको तो पता है कितना डिटेल में याद होगा। सिर्फ़ क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है इसलिए CRY का। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए किसे इस्तेमाल किया गया है? तो गोल्डन राइस को पीले चावल बनाए इसलिए गए हैं ताकि विटामिन ए मिल सके आपको। छोटी से बड़ी साइज़ में सबसे कम आपकी कैरिंग कैपेसिटी होती है बच्चा प्लाज़्मिड में। उससे थोड़ा और जाएँ तो पेस के अंदर लगभग 15 केबी, कॉस्मिड 40-45 केबी, बैक के अंदर चले जाओ तो 300, फिर यैक के अंदर एमबीज़ में आ गया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? इसके हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन अगला क्वेश्चन, मैच करो पीसीआर टेक्नोलॉजी कुरी विलियम्स ने दी है, जंपिंग जीन आपके भैया बारबरा मैकलिंटॉक ने दिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरी ने दिया है, डीएनए पॉलीमरेज़ की खोन कौन बंद की? अभी पहले भी क्वेश्चन आया था यहाँ पर वापस एक बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। P1 देख लेना आप इसको मैच कर लेना, ठीक है? ये तो गड़बड़ होगा नहीं आपसे? ये तो गड़बड़ कर लिया? नहीं, ये गलत नहीं कर सकते आप। Which of the following is a correct sequence of steps in a gene cloning experiment involving v vectors? तो सबसे पहले तो बच्चों क्या करोगे? डीएनए को कट करने का काम करोगे, है ना? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट डीएनए एक बार कट कर दिया, कट करने के बाद अगला करोगे डोनर और रेसिपिएंट को आपस में मिक्स करो, मिक्स करने के बाद लाइगेट करो, लाइगेट करने के बाद आप फिर इंट्रोड्यूस करो इन होस्ट सेल, जहाँ पर आप उसको मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो आंसर क्या हो गया? 2, 4 ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया। व्हाट इज़ ट्रू फॉर आरटी-पीसीआर? तो आरटी-पीसीआर दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, इससे आप आरएनए से डीएनए की खूब सारी कॉपीज़ बना सकते हो। यू कैन मेक अ मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ ना यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम वन एमआरएनए और या वन आरएनए। अगला क्वेश्चन है, consider the given assertion and reason and select the correct answer using the codes below. Assertion A that for testing in a case of patented dispute, DNA fingerprinting is very important technique. बिल्कुल सही बात है. It employs the principle of polymorphism in a DNA sequence polymorphism as a inheritance from parent to children. ये बात भी सही है भाई.
तो ये तो फिर दोनों ही बात सही होगी और करेक्ट रीज़न भी हो गया, ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, बोथ ए आर ट्रू एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, बिल्कुल सही बात है ये तो। अगला क्वेश्चन कहा गया 20th एनिवर्सरी ऑफ कार्टिगेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी कब हुआ? 2023। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया भई, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेप्स ऑफ पॉलीमर, तो डीनेचुरेशन करोगे, प्राइमरी अनलीविंग होगी और फिर पॉलीमराइज़ेशन होगा। अरे भई ऐसे क्वेश्चन भी क्यों दे रहे हो मेरे बच्चों को? ये सब तो नेट क्लियर्ड हैं, सब मास्टर हैं, उनको कहाँ नीट के लेवल के क्वेश्चन दे रहे हो। अ कलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स व्हिच कंटेन फ्रैगमेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, है ना? आरएनए से डिराइव्ड नहीं, क्रोमोसोमल डीएनए के फ्रैगमेंट है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? जीनोमिक लाइब्रेरी हो गई। है ना? तो कई बार लगता है इतना क्यों पढ़ लेते हैं जब ऐसे ही क्वेश्चन देने हैं तो। Which of the following is generally used to coating a DNA particle expression for genetic transfer in plant cell? तो वो तो टंगस्टन गोल्ड पार्टिकल, टंगस्टन में से ऑप्शन दे रखा है। Which of the following factor affect the fidelity of DNA polymerase chain reaction? पीसीआर में मैग्नीशियम कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा, पीएच से भी फर्क पड़ेगा, अनलिंक टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा, तीनों से फर्क पड़ेगा। सो द 1, 2 और 3 तीनों से इन्फ्लुएंस होगा, अफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिड्स आर प्लाज्मिड विद कॉसाइट। कॉसाइट कहाँ से? जैसे लैम्डा फेज से, बैक्टीरियोफेज से लेते हैं। भैया क्या कर रहे हो? क्या सवाल दे रहे हो? क्यों इतना मुश्किल भरा सवाल दे रहे हो? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, बिल्कुल सही बात है। डीएनए लाइगेज कट नहीं करते भैया, वो तो जोड़ने का काम करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस थर्ड जॉइन करने का काम नहीं करते, वो लाइगेज का काम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेकिंग डीएनए कॉपी फ्रॉम एमआरएनए, बिल्कुल ये बात तो सही है। तो ए एंड डी सही है भैया, ए एंड डी सही है। फिर अगले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर इंसाइंस? ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना बेस्ड ऑन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इससे सिंपल क्या हो सकता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक अलाउ क्वांटिफिकेशन? तो क्वांटिफिकेशन में से कौन करेगा? आपका रियल टाइम पीसीआर, जैसे क्यूपीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर भी कहा जाता है ना? स्पेशली अभी तो कोरोना में बहुत इस्तेमाल हुआ था इसका। Which of the following most commonly used constitute promoter in transgenic plants? Obviously cauliflower का 35S promoter from CEMV। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड बाय अ पर्सन और कंपनी कैन नॉट बी यूज्ड कमर्शियली? तो फिर कराया खाए को ट्रेडमार्क भाई, कराते इसलिए कि उसका कमर्शियली इस्तेमाल कर सकें। फिर which of the following is correct for APLP? Procedure of APLP combines some features of RPL and APD। RAPD बिल्कुल सही बात है। ट्रांसलेशन, डाइजेशन जीनोमिक डीएनए का करते हैं, फिर एंड पर लाइगेशन करते हैं, फिर प्री एम्प्लीफिकेशन करते हैं, फिर एक्चुअल एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो इसमें तो तीनों ही सही हो गए, ए, बी, सी तीनों ही सही हो गए। द रैंक कोरिलेशन, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। फिर तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। 6 1 माइनस 6 ई डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन फोर्थ हो गया। अगला क्वेश्चन है द वेरिएंस ऑफ सैंपल कैन नॉट बी नेगेटिव। कैसे होगी कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, अगर माइनस वैल्यू भी है तो पॉजिटिव होगी, तो ये कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू स्क्वायर्ड होती है और स्क्वायर्ड वैल्यू का फायदा कि वो वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल टू 8 है, p इक्वल टू 1/3 है, देन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? तो ये तो भी आप निकाल सकते हैं ना, स्टैंडर्ड डिविएशन आप इसको निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप सपोज इस तरीके से अंडर रूट निकाल लें, अंडर रूट ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी माइनस 1 माइनस p प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है, दैट इज 8। प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपके पास 1/3, नॉट प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3, तो 8 दूनी 16, अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 4/3, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, यानी आउटलायर से कौन अफेक्टेड नहीं होता है? सबको बच्चे बच्चे को पता है कि मीडियन अफेक्ट नहीं होता आउटलायर से, और सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट होता है? तो मीन अफेक्ट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहा गया है बच्चों 40 से है, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, तो अरिथमेटिक मीन कितना होगा? अरिथमेटिक मीन 50 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करके निकालोगे? तो सॉल्यूशन करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इनटू 100 करो, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? तो 20 दे रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस कितना दे रखा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 40 दे रखा है ना। परसेंटेज में बात करोगे तो 0.4 हो गया, इनटू 20 इंटू 0.4 कर लिया, यानी 40/100 कर लो, 40/100 कर लो तो 0.4 ही होगा, तो आपके पास 20/0.4 हो जाएगा।
कट गया 50, 50 ही आंसर आना है कुछ भी करके। अगला क्वेश्चन है कि एनोवा टेक्निक किसके लिए है? एंड नाम ही फुल फॉर्म उसका है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगले क्वेश्चन में कहा गया एक बैग है जिसमें 10 ब्लैक बॉल है, 20 व्हाइट बॉल है। अगर रैंडमली आप ड्रॉ करो और ब्लैक बॉल आए तो टोटल 30 में से बेसिकली ब्लैक बॉल है ही कितनी? 10, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3 हो गई। इससे सिंपल क्या मैथ्स का सवाल दे सकता था? अगला क्वेश्चन में कहा गया है द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज एन एसेंशियल मेजर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। बेसिकली इसमें ये पता करना कोशिश करते हैं कि जो सैंपल मीन है क्या वो पॉपुलेशन मीन से ज्यादा वेरी तो नहीं कर रहा है। इसलिए आंसर 1 है। Which of the following is not a discrete probability distribution? तो बाइनोमियल डिस्क्रीट है, पॉइजन भी डिस्क्रीट है, क्वार्टाइल भी डिस्क्रीट है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वह कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, न कि डिस्क्रीट। तो आंसर इसमें क्या हो गया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। In a biological experiment comparing the growth of plant species, which statistical test is suitable for analyzing difference in growth rate? तो हम ये मानकर चल रहे हैं खूब सारी प्लांट स्पीसीज है, उनकी ग्रोथ रेट को कंपेयर करना, मीन ग्रोथ रेट को कंपेयर करना, तो मल्टीपल प्लांट स्पीसीज को ग्रोथ रेट को कंपेयर करने के लिए इनमें से जो बेस्ट चॉइसेस है दैट इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन 40 पेपर सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।